बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आमिर शहजाद, अटक शहर पाकिस्तान से eSite.pk वेबसाइट का ऑनर। इस पर आप इंस्टेंट अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। तो ये वीडियो मेरी स्टार्ट करने का बनाने का मकसद ये है कि 25 अक्टूबर को IT मीटअप वर्डप्रेस अटक के ज़ेर निगरानी हुआ। इसमें मेरी एक प्रेजेंटेशन थी और इसमें कुछ, क्योंकि प्रोग्रामिंग से हवाले ये थीम वर्डप्रेस थीम मेकिंग के बेसिक्स के हवाले से वीडियो थी, तो इसमें कुछ चीज़ें डिमॉन्स्ट्रेट करनी थी जो कि वहाँ प्रेजेंटेशन के दौरान नहीं हो सकी। तो इस वजह से मैंने सोचा है कि ये वीडियो मैं बना के अपलोड कर दूँगा। और एक जो अटक वर्डप्रेस अटक का पेज है वहाँ पे एक छोटी सी वीडियो भी मेरी है, लेकिन इसमें तो कुछ ख़ास नहीं रिकॉर्डिंग है। तो वैसे भी जो मैंने डेमोंस्ट्रेशन करनी थी वो इसके हवाले से प्रेजेंटेशन के अंदर नहीं थी। तो यहाँ पे मेरे पास वर्डप्रेस ओपन है फ्रंट एंड और ये उसका एडमिन पैनल है। और यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे मेरे पास वर्डप्रेस का कोड है। और वैसे नॉर्मली मैं जब काम करता हूँ तो मेरे पास ये 9 वर्क स्पेसेस ओपन होती हैं। तो लेफ़्ट साइड पे कोड होता है, राइट साइड पे ब्राउज़र होता है और यहाँ पे मैंने प्रेजेंटेशन ओपन की हुई है। तो इसको मैं एक दफ़ा गो थ्रू कर लेता हूँ ताकि जो लोग वीडियो को फॉलो करना चाहते हैं उनके जहन में भी आ जाए। मैं इसमें ज़्यादा तफसील वगैरह नहीं बताऊंगा, सिर्फ प्रेजेंटेशन इसकी स्लाइड्स जो हैं वो गो थ्रू करता हूँ। मकसद ये है कि आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर का आइडिया हो जाए कि जो प्रेजेंटेशन थी वो किस हवाले से थी। तो इसमें क्योंकि थीम मेकिंग में आपको कोड लिखना पड़ता है, तो कोड को ऐसे स्लाइड्स में बताना मुश्किल भी था। तो इसमें अभी इंशाल्लाह मैं आपको ये कोड जो है ये चला के दिखा के एक्सप्लेन करूँगा, तो उम्मीद है कि आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। चलें, बहरहाल ये स्लाइड्स वाला काम पूरा हो गया। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो हम सबसे मेरा मकसद ये था कि आपको कोड जो है वो स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँ। तो उसका मकसद यही था कि आपको समझने में आसानी हो। तो मैंने आपको बताया था कि हम सबसे जो छोटे लेवल पे जो काम कर सकते हैं, जो कि ब्रोकन बेसिकली वो थीम कहलाती है, लेकिन एटलीस्ट वो आपके एक थीम मिनिमम बन जाएगी। तो इसमें आपने करना है कि जहाँ पे आपकी वर्डप्रेस इंस्टॉल है वहाँ पे WP कंटेंट का फ़ोल्डर होगा और इसके अंदर एक थीम्स का फ़ोल्डर होगा। तो यहाँ पे आप एक, जैसे मैंने T1 के नाम से फ़ोल्डर बनाया है और इसमें एक ही फाइल बनाई है style.css। और इसमें अगर आप देखें तो ये CSS के कमेंटिंग ब्लॉक इसी तरह बनता है /* और एंड पे */ और बीच में जितना भी आप लिखेंगे वो सारा कमेंट ही बन जाएगा। CSS उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, प्रोसेस नहीं करेगा। तो वर्डप्रेस इसी को थीम नेम के लिए यूज़ करता है। तो आपने इसके अलावा और भी पैरामीटर्स हैं, वो आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम थीम नेम में T1 दे दिया। तो इसको अब मैं वर्डप्रेस में आता हूँ और इसमें आप देखें कि यहाँ पे ब्रोकन थीम ये शो कर रहा है और इसमें इसके बारे में बता भी रहा है कि इंडेक्स फाइल में से। तो एक लिहाज से ये थीम यूज़लेस है, लेकिन ये है कि आपके एटलीस्ट ये
वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में इसका नाम लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन इसको आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो ये यूज़लेस ही है। लेकिन ये कि ये एक फ़ाइल पे मुश्तमिल थीम है, तो इस वजह से मैंने सबसे कम लेवल पे स्टार्ट किया है। तो दूसरी जो मैंने एक्सप्लेन की थी स्लाइड्स में वो T2 थी, टेम्पलेट या थीम 2 कह लें आप। तो थीम 2 में आप देखें 2 फाइल्स हैं, एक तो वही तकरीबन कोड है और उसमें मैंने T2 नाम कर दिया था, वहाँ पे T1 था, और इसमें बाकी जो कोड था वो सारा का सारा HTML, CSS, अगर जावास्क्रिप्ट होती वो भी यहीं पे एंड पे ऐड कर देते, और स्ट्रक्चर इसका आप देख सकते हैं। तो इसको मैं अभी ये थीम 2 को अप्लाई करता हूँ, तो इसको एक्टिवेट करता हूँ, दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा, और इसको भी मैंने एक्टिवेट करता हूँ, तो ये अभी अप्लाई हो गया। तो अभी ये जो थीम 4 थी T4, ये अभी वो चल रही है, इसको मैं पेज को रीलोड करता हूँ, तो अब ये थीम इसको शो कर रहा है वो। तो इसमें आप कोड में देखें तो ये हेडर, आर्टिकल का टैग, ए साइड जो साइड बार के लिए यूज़ होता है, फुटर, इन सबको मैंने अलग अलग टैग्स दिए हैं, CSS लिखी है, बैकग्राउंड्स अलग अलग दिए हैं। हेडर का देखें रेड कलर में है, रेड में शो हो रहा है बैकग्राउंड। आर्टिकल का ग्रीन है, इधर आप देख सकते हैं ग्रीन में ही बैकग्राउंड शो हो रहा है, और इसी तरह साइड बार का ब्लू में, और आप वेरीफाई कर सकते हैं ब्लू में हो रहा है, और बॉटम पे फुटर का आप देख सकते हैं ग्रे में है, और यहाँ पे भी ग्रे में ही शो हो रहा है। बाकी जो मैंने बीच में चीज़ की थी, एक ये कि फ्लोट किया था, आर्टिकल्स को फ्लोट लेफ़्ट किया था और साइड बार को फ्लोट राइट किया था, इसी वजह से ये बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे आ रहा है और ये बिल्कुल राइट साइड पे आ रहा है। और दूसरी एक चीज़ आप ये नोट करें कि मैंने फिर क्लियर बोथ किया था, तो ये CSS के इसके जो फ्लोटिंग पॉइंट्स हैं लेफ़्ट राइट, इससे निकलने के लिए क्लियर बोथ करते हैं, तो तब आपका जो बाकी नेक्स्ट कंटेंट आता है वो नॉर्मल लेआउट में आता है। तो यहाँ पे अब देखें बॉडी में, हेडर में हमने T1, T3 और पैराग्राफ की यूज़ किया है, और वहाँ से हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ये ऐसे ही यूज़ हो रहा है। और फिर आर्टिकल में सिर्फ एक हमने सेंटेंस लिखा है, वैसे इसमें टाइटल होता है आर्टिकल का, इमेज होती है, फिर इसका कंटेंट होता है, और साइड बार में हमने एक हेडिंग यूज़ किया और एक टेक्स्ट यूज़ किया है। और यहाँ से हम देख भी सकते हैं, इतना ये क्लियर नहीं है, लेकिन ये मैं सेलेक्ट करूँगा तो कुछ क्लियर हो जाएगा। हेडिंग वही ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, और फुटर में सिर्फ I am फुटर लिखा हुआ है। तो ये एक सिंपल थीम थी। तो अभी हम आते हैं कि जो वर्डप्रेस की स्टैंडर्ड एक थीम बन जाती है, तो इसी चीज़ को हमने जो कोड लिखा हुआ है अभी हमने देखा है, ये इसको हम डिवीज़न कर लेंगे। तो वो हम देखते हैं कि एक तो हम इसमें स्टाइल वाली फाइल बनाएंगे, तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसका नाम हमने T3 कर दिया था, और जो ये वाला स्टाइल का कोड है ये हमने इसी के अंदर ही लिख दिया है, और थोड़ा बहुत इसको मॉडिफाई भी किया, अभी विड्थ बीच में ऐड कर दिए हैं, वरना आप देखें तो ये बिल्कुल थोड़ी सी इसकी विड्थ बन रही है। अभी ये तकरीबन यहाँ तक आएगा 80 और 20% है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो देखें हेडर सेक्शन में ये कोड बनना चाहिए, इसमें CSS को निकाल दें, तो ये हम देखें कि T3 थीम में हम हेडर में header.php में ये कोड ऐड कर दिया है। CSS का एरिया आप देख सकते हैं कि वो निकाल दिया गया है, और उसके अलावा हमने जो वर्डप्रेस से रिलेटेड कुछ फंक्शंस हैं वो इसमें यूज़ किए हैं, जो कि यहाँ पे यूज़ नहीं किए। तो ये मैंने आपको बताया था कि T2 बहुत बेसिक लेवल की है, और इसको हम कह सकते हैं कि ये प्रॉपर उसके वर्डप्रेस के फंक्शंस को यूज़ नहीं कर रही। और T2 जो थीम है, T3 जो है इसके में हमने फॉलो किया है, जैसे ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है,
ये और ये सेम फंक्शन है, लेकिन इसमें पैरामीटर का आप डिफरेंस देख लें और इसी वजह से इसकी आउटपुट में भी डिफरेंस आता है। ये सबसे अहम फंक्शन है। तो इसके अलावा देखेंगे आप इंडेक्स फाइल में हमने कैसे मैनेज किया है। इंडेक्स फाइल में आप देखें कि हमने गेट हेडर्स का फंक्शन यूज़ किया है, जो कि ये सारा कंटेंट यहाँ पे लोड कर देगा। फिर जैसे यहाँ पे हमारे पास सिंपल ये लिखा हुआ था कंटेंट में, आर्टिकल में सिर्फ आई एम आर्टिकल, इसमें भी ऐसे ही लिखा हुआ आ रहा है। और गेट साइड बार ये साइड बार डॉट PHP का कोड लोड करती है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे साइड बार का कोड है सिंपली हमने यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया है। और आखिर में फुटर डॉट PHP, तो उसमें भी सिंपली हमने ये वाला कोड यहाँ से कट करके या कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और इसमें जो और चीज़ है नई, वो इसमें WP फुटर का फंक्शन भी यूज़ किया है। जैसे हेडर में वर्डप्रेस से रिलेटेड हमने फंक्शन यूज़ किए थे और यहाँ पे इससे रिलेटेड फंक्शन ये यूज़ किया, और ये ज़रूरी है। तो इसमें एक नई फाइल हमने देखा स्क्रीनशॉट की थी। तो ये प्रेजेंटेशन में मैंने तफसील इसकी बता दी थी। मकसद यही है कि एडमिन पैनल में ये नज़र आए, तो आप थीम अप्लाई करते हुए आपको एक विजुअल पता लग जाएगा कि ये कैसी हो गई थी। तो जो फंक्शंस डॉट PHP है, इसमें हमने सिंपली जो हमारी थीम है उसको हमने लिंक अप किया है, जो कि ये है। तो चलें इसको अभी हम T3 जो थीम है उसको अप्लाई करते हैं। और इसमें आप देखेंगे T2 और T3 का डिफरेंस आपको इतना ख़ास नज़र नहीं आएगा। तो अभी T2 अप्लाई हुई है और ये अभी मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ T3 को। तो अभी T3 थीम अप्लाई हो गई। ऊपर देखें हेडर में भी, इस टाइटल बार में भी T2 आ रहा है। इसको मैं पेज को रीलोड करता हूँ, अभी उसमें वर्डप्रेस लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि हमने यूज़ किए हैं फंक्शन। हेडर में आप देखें टाइटल में हमने ब्लॉग नेम किया, और ब्लॉग नेम जो मैंने जब इंस्टॉल की थी वर्डप्रेस, तो उसका नाम मैंने वर्डप्रेस ही रखा था। और ये आप यहाँ से कंफर्म भी कर सकते हैं सेटिंग्स में आके जनरल में। तो इसमें जो एक अलग चीज़ थी वो मैं आपको बता रहा था कि ये साइड ऊपर एक बार आ रही है टॉप पे। तो ये इससे पता लग रहा है कि ये थीम हमारी काम सही कर रही है, और इसीलिए वर्डप्रेस भी इसको रिकग्नाइज़ कर रहे हैं। और CSS भी देखिए अप्लाई हुई है। और विड्थ जैसे मैं कह रहा था कि इसको 80% देने से ये फ़ायदा हुआ है कि ये यहाँ तक 80% का इसने एरिया कंज्यूम किया, इसीलिए बैकग्राउंड भी वो शो कर रहा है। तो यहाँ तक तो ये काम थोड़ा बेसिक और सिंपल था। और जो मैंने असल में आपको कोड बताना था वो T4 थीम का था, बल्कि ये उसी दौरान मैंने आपके सामने इसका कोड शो किया और सारा बनाया भी। तो अभी मैं इसको अप्लाई करता हूँ और इस पेज को मैं रीलोड करता हूँ। और इसमें देखिए सबसे पहले JS का कोड एग्जीक्यूट हुआ है, जिसका मैं आपसे कह रहा था कि ये रिकमेंडेड नहीं है। तो मैंने क्योंकि इसमें इंक्लूड करना चाह रहा था कुछ ना कुछ जावास्क्रिप्ट का कोड, तो इसलिए मैंने ये एक अलर्ट ऐड कर दिया था। वैसे ये साइट पे नहीं होना चाहिए ऐसे। तो इसमें हमारी देख सकते हैं कि हेडर है, साइड बार एक लेफ़्ट साइड पे है, एक राइट साइड पे है, सेंटर में कंटेंट है। तो अभी हम इसको फॉलो करते हैं कि इसमें हमने द लूप यूज़ किया है, जो वर्डप्रेस की एक थीम मेकिंग में मेन चीज़ है। तो अभी मैं ये बाकी फाइल्स क्लोज़ कर देता हूँ और अभी मैं सिर्फ T4 की फाइल्स ओपन करता हूँ। तो इसमें कुछ चीज़ें वही हैं जैसे इसकी अभी, वैसे मैंने ये स्क्रीनशॉट ये वाली होनी चाहिए थी, इसको मैंने चेंज नहीं किया। और फुटर में आप देख सकते हैं फुटर कॉमन है, और हेडर भी वैसा ही है जो T3 में था, क्योंकि मैं वो चीज़ें पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और जो राइट साइड बार है इसका कोड भी सेम है। और इसमें अब एक स्टाइल जो है
इसमें थोड़ी सी डिफरेंस है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसके नेम के अलावा और भी यहाँ पे हमने पैरामीटर्स दिए हैं, और ये प्रेजेंटेशन में मैं एक्सप्लेन ये चीज़ें कर चुका हूँ, इसको इसलिए भी मैं स्किप करता हूँ। और अभी मैं मेन आता हूँ इंडेक्स के ऊपर। तो इंडेक्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हमने और चीज़ें जो लिखी हैं, बाकी गेट हेडर और गेट साइड बार में जैसे हमने लेफ़्ट का पैरामीटर दिया हुआ है, तो ये क्या कर रहा है कि ये फाइल स्ट्रक्चर में देखेगा साइड बार डैश लेफ़्ट के नाम से फाइल है .php फाइल, तो ये उसको इंक्लूड कर देगा। और जब सिंपली हम लिखेंगे गेट साइड बार, तो ये जो थीम के फोल्डर है उसमें देखेगा साइड बार .php फाइल है, तो उसको इंक्लूड करेगा। इसी तरह गेट हेडर और गेट फुटर, ये वर्डप्रेस के अपने डिफ़ॉल्ट फंक्शन है, तो ये भी header.php और footer.php फाइल को देखता है और उसको इंक्लूड कर देता है। तो अभी हम आते हैं जो मेन हमारा ये द लूप का जो आइडिया है। तो इसमें मैंने बताया था कि ये फंक्शन हम यूज़ इफ़ इसलिए लिखते हैं कि अगर पोस्ट नहीं है तो फिर हम इंक्लूड कर सकेंगे जी, और मीनिंगफुल एक मैसेज दे सकेंगे, बजाय इसके कि हमारी वर्डप्रेस जो एम्प्टी वो एरिया शो करे, तो वहाँ पे मेंशन होना चाहिए कि अभी एक पोस्ट नहीं है। तो इसमें जैसे मैंने कहा था कि मैं कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन करूँगा, तो अब मैं जैसे यहाँ से बल्कि मैंने प्रेजेंटेशन के दौरान एक आखिर में ये चीज़ बताई थी कि अगर आप प्रोग्रामिंग में इन होना चाहते हैं तो बजाय इसके कि आप बहुत ज़्यादा कोड लिखें, आप छोटी छोटी चीज़ें करें। जैसे अब PHP में कमेंट करने के लिए डबल / यूज़ होता है। तो इसको मैं सेव करता हूँ फाइल को। तो अब मैं यहाँ पे देखूँगा तो हेडर इसमें नहीं आना चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि हेडर नहीं आ रहा है, और इसीलिए साथ में जो हमें हेडर में वो इंक्लूड कर रहे थे जावास्क्रिप्ट, वो भी नहीं अप्लाई हो रही, और ऊपर बार लेकिन शो हो रही है। और अभी हम देखेंगे कि हम जब इसको कमेंट करते हैं फुटर को, तो अभी वो भी चली जाएगी। और अभी साइड बार का कोड अभी भी ये आ रहा है, तो साइड बार को भी कमेंट करके हम देख लेते हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि अभी ऊपर एक साइड बार और आ रही है, लेफ़्ट साइड वाली, इसको भी कमेंट कर दिया। तो डेमोन्स्ट्रेशन ये देने का मकसद ये है कि आपको अंदाज़ा हो सके, देख सकें कि ये क्या हो रहा है। तो हमारी जो वर्डप्रेस इंस्टॉल हुई है इसमें 2 ही पोस्ट्स हैं, तो इसलिए ये 2 पोस्ट शो कर रहा है। तो अभी हम इसमें अब ये फंक्शन जो यूज़ किया हमने द टाइटल, इसको कमेंट करेंगे तो h2 का टैग तो अब है, इसको हम अगर सोर्स कोड इसका चेक करें, लेकिन इसमें यह है कि अब उसमें कंटेंट कुछ भी नहीं आ रहा, एम्प्टी आ रहा है। तो अब चीज़ें मैं ये वापस ले आता हूँ, Ctrl+Z करता हूँ, Z, तो अपनी थीम वापस देखें रिस्टोर हो गई है। तो द लूप, इसमें जब हम वाइल लिखते हैं तो हमारा मकसद यही है कि सारी की सारी पोस्ट्स का डाटा हम शो करें। तो इसमें हम पोस्ट का टाइटल शो करते हैं, और ये बिल्ट इन फंक्शन है, इनको आप देख के परेशान ना हो, ये बस आप मेमोराइज़ कर लें या आप सर्च करें तो आपको मिल जाएंगी चीज़ें कि वर्डप्रेस में पोस्ट का टाइटल कैसे गेट करना है, तो ये फंक्शन आपको मिल जाएगा। और परमा लिंक हमने ऊपर ऐड किया है, देख सकते हैं कि पोस्ट के टाइटल के नीचे परमा लिंक आ रहा है, और उसको हमने लिंक बनाया है। तो लिंक कैसे बनाया है, href में एक दफ़ा ये फंक्शन कॉल किया, और वैसे हाइपर लिंक के कंटेंट के तौर पे भी उसमें भी हमने इसको ऐड किया ताकि ये पूरा लिंक शो भी हो। तो वैसे हम इसमें जनरल कुछ और भी लिख सकते थे, जैसे लिंक टू द पोस्ट, इसको सेव किया, रीलोड किया, तो अभी उधर लिखा हुआ है लिंक टू द पोस्ट। इसको मैं अनडू कर देता हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐड मैंने किया है। तो एक्सेप्ट अभी आ रहा है, और इसको मैं
कमेंट करके, अब से PHP में 2 तरह के ये कमेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये दूसरा तरीका है, जैसे CSS में कमेंट्स होते हैं। तो अभी ये छोटे देखें बार आ रही हैं, तो ये द एक्सर्प्ट के फंक्शन की वजह से ये फुल पोस्ट कंटेंट शो नहीं कर रहा था। इसमें भी आप देखें यहाँ पे इसको उसने ऑटोमेटिकली क्लोज कर दिया, और इसको मैं पेज को रीलोड करता हूँ तो अब फुल कंटेंट के साथ पोस्ट आ रही है। तो लेकिन नॉर्मली ऐसे नहीं करते हम एक्सर्प्ट शो करते हैं, और पोस्ट कंटेंट जब पोस्ट पे कोई क्लिक करेगा तो तब शो करते हैं। और मैं आपको ये भी चीज़ बताई थी कि एक्सर्प्ट जो है उसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। नॉर्मली ये लोगों को नहीं पता होता, क्योंकि यहाँ पे आप ओपन करें पोस्ट को तो यहाँ पे मसलन पोस्ट को मैं एडिट करता हूँ, और यहाँ पे आप इसमें यहाँ से मैं मिस कर रहा हूँ। बल्कि यहाँ पे ऑप्शन आ गया। असल में पुराने जो वर्जन थे उसमें यहाँ पे ऊपर स्क्रीन ऑप्शंस पे आप क्लिक करते थे, और वहाँ पे आपको एक्सर्प्ट की ऑप्शन इनेबल करनी पड़ती थी कि उसका व्यू आए। तो लेकिन यहाँ पे अभी वर्डप्रेस ने स्ट्रक्चर अपना और बेहतर कर लिया, तो यहीं पे आप अपना कस्टमाइज एक्सर्प्ट ऐड कर सकते हैं। मसलन मैं लिख देता हूँ, इसको छोटा करके लिख देता हूँ एक सेंटेंस का, दिस इज़ और इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। और जहाँ पे हम इसको रीलोड करके देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि अब इन्होंने हमारा जो कस्टमाइज टेक्स्ट है वो लिखा हुआ आ गया। तो आपके पास टाइम हो तो बेहतर है आप सब पोस्ट की इस तरह समरी टाइप टेक्स्ट लिख दें, तो ज़्यादा वो मीनिंगफुल होगा, बजाय इसके कि यहाँ से यहाँ तक का टेक्स्ट मसलन कॉपी कर दे, उसकी निस्बत ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो द लूप आपका मेरे ख्याल में अभी आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। और आप पोस्ट जो कोड है उसमें जैसे यहाँ पे अब मैंने डॉट लिखा है तो ये यहाँ पे शो होना चाहिए। तो ये आप देखें ये शो हो रहा है, ये शो हो रहा है। तो इस तरह आप चीज़ें वेरीफाई कर सकते हैं। ये मैं उस सिलसिले में कह रहा हूँ कि अगर आपकी एक साइट लाइव है तो उसमें आप ज़्यादा बड़ी चेंजेस करेंगे तो यूज़र्स डिस्टर्ब होंगे। ऐसे छोटी छोटी चेंजेस करके आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो अभी हम आगे चलते हैं नेक्स्ट functions.php फाइल। तो इसमें भी तकरीबन हमने वैसे ही काम किया जैसे T3 में किया था, कि उसमें CSS को इंक्लूड किया था और इसमें हमने साथ में JS फाइल को भी इंक्लूड किया है। और JS फाइल में सिंपल हमने ये अलर्ट का कोड लिखा हुआ है, तो जो हमें ये पेज रीलोड करते हैं तो नज़र आता है। तो मेरा ख्याल है कि मैंने तकरीबन डेमोन्स्ट्रेट कर दिया जो ख़ुद से थीम बनाई थी। तो अभी मैं आपको एक और थीम जो इनकी अपनी लेटेस्ट जो थीम है वो अप्लाई करते हैं, और उसका कोड आपको थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। 2019 ये अप्लाई हो गया है। इसको मैं पेज को रीलोड करता हूँ, इसके कोड स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखते हैं। इसमें कुछ चीज़ें आपको कॉमन नज़र आएंगी जो आपने ये बाकी थीम्स में देखी हैं जो हमने ख़ुद बनाई हैं। तो इनका स्ट्रक्चर और ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है, तो इसलिए इसमें मैं ज़्यादा डिटेल के साथ नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमारे जो ये प्रेजेंटेशन थी वो बेसिक्स के हवाले से ही थी। तो आपसे मैं वही चीज़ें शेयर करता हूँ जो तकरीबन उसमें हमने बनाई हैं, तो आपको अंदाज़ा हो कि बाकी चीज़ें भी ये मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने फॉलो करना होता है।
तो उसके जो फुटर का कोड है, ज़ाहिर बात है यहाँ पे ज़्यादा कोड है और उसको हम यहाँ से देख भी सकते हैं। तो इसमें विजेट्स मेन्यूज़ इंक्लूड हुए हैं, इसलिए ये कोड मुश्किल ज़रा लग रहा है। तो इसके अलावा आप हेडर का कोड देखें। अब ये चीज़ें कॉमन है, ये वहाँ पे भी थी, ये क्लास भी हमने इंक्लूड की थी, ओपन भी बॉडी इसकी की थी। बीच में और कुछ चीज़ें हैं, इसको आप स्किप हम करते हैं और इसमें हम इंडेक्स के फाइल का कोड देखते हैं। गेट हेडर्स देखें वैसे ही यूज़ हुआ है और बीच में कुछ कमेंट्स में डॉक्यूमेंटेशन हुई है और फुटर का भी फंक्शन ऐसे ही यूज़ हुआ है। और देखिए यहाँ पे उन्होंने इसमें PHP का स्टार्टिंग टैग तो लगाया है लेकिन क्लोजिंग नहीं लगाया। तो ये अच्छी प्रैक्टिस है कि अगर आपका नीचे और कोड नहीं है फाइल में तो आप उसका क्लोजिंग टैग ना डालें। इसमें एक वाइट स्पेस का इशू आता है, तो उससे बचने के लिए आखिर में वाइट स्पेस कहते हैं नहीं होनी चाहिए। अगर गलती से रह जाए तो आपका पेज डिस्प्ले में मसला आएगा। तो बाकी देखें ये चीज़ कॉमन है। ऊपर आप देखें टैग्स उनके डिफरेंट हो सकते हैं। अब जैसे आपकी हो सकता है क्लाइंट की डिमांड है, उसकी वजह से आप स्ट्रक्चर मुख्तलिफ करते हैं, या आपकी अपनी पसंद है, डिफरेंट चीज़ें आप यूज़ करते हैं, डिव यूज़ करते हैं, आर्टिकल का टैग यूज़ करते हैं। लेकिन ये चीज़ आप देखें कॉमन है। हैव पोस्ट और एल्स में देखें इन्होंने भी एक मीनिंगफुल मैसेज के बजाय इन्होंने एक टेम्पलेट कॉल कर लिया और उसमें भी यही लिखा होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं होगी। और देखें ये टेम्पलेट पार्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे ये फ़ोल्डर आप देख सकते हैं। इसमें आए, उसमें कंटेंट का फ़ोल्डर है, इस पर क्लिक करें और उसमें देखिए सिर्फ कंटेंट के नाम से, तो वो फिर ये अकेली है। तो इस फाइल को भी हम देख सकते हैं और दूसरी फाइल को भी मैं साथ ओपन ही रखता हूँ, इंडेक्स वाली को भी, क्योंकि यहाँ से इसको हम फॉलो अप कर रहे हैं ना, बल्कि हम इसको फॉलो अप करें। और देख सकते हैं इसका कोड आप तो इनके कोड ज़ाहिर बात है मुश्किल हैं, जो सिंपल थीम हम बनाते हैं, लेकिन ये कि इनके कोड आप फॉलो करने से आपको फ़ायदा ही होता है। तो इसमें हम देखेंगे ये पैरामीटर पास कर रहे हैं नन का। तो मुझे तो ऐसे ही लगता है सिंपल हम यहाँ पे मैसेज इको करवा लें, लेकिन जितनी आपकी थीम बड़ी होती है तो आपको उसको ज़्यादा बेहतर स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। जैसे आप देखें यहाँ पे इन्होंने JS के लिए अलग से फ़ोल्डर बनाया हुआ है और CSS के लिए अलग, क्लासेस PHP की कुछ फंक्शन इन्होंने लिखे हुए हैं वो अलग से लिखे हैं, फॉन्ट्स के लिए अलग फ़ोल्डर बनाया हुआ है। तो स्ट्रक्चर आपको और बेहतर करना पड़ता है। अब इंक्लूड फाइल इन्होंने अलग से डाली हुई हैं। तो यहाँ पे भी देखें वैसे ही वाइल हैव पोस्ट द पोस्ट। अब यहाँ पे फिर ये इन्होंने टेम्पलेट कॉल कर ली है और देख लें आप यहाँ पे टेम्पलेट पार्ट, इसमें कंटेंट और ये सेम फाइल ही है, बस उसमें ये एक हमने पैरामीटर पास किया है तो उसमें कंटेंट वो यही शो करेगा कि एम्प्टी है। तो इसमें कुछ चीज़ें जो और इसके अलावा हैं वो नोटिस करने वाली हैं कि एक जिस तरह देखें ये 404, जब आपकी कोई पोस्ट इस पे वेबसाइट पे आके सर्च करता है सर्च बॉक्स में, तो उसको पेज अगर नहीं मिलता तो वर्डप्रेस बाय डिफ़ॉल्ट अपना वो मैसेज शो करती है। तो आप जब ये 404.php की फ़ाइल बना के अपना कस्टम मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं। तो बाज़ वेबसाइट्स में तो बहुत फ़नी किस्म के मैसेजेस शो किए होते हैं कि जब सर्च नहीं होता, पेज नहीं मिलता, साइट के ऊपर वो पेज नहीं एग्जिस्ट करता, तो बड़े मज़े मज़े की चीज़ें लिखी आती हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा है oops the page
कांट बी फाउंड समथिंग। तो इसमें एक ये देखें archive.php के, तो इसका भी आप स्ट्रक्चर देखें तो इसमें भी द लूप कॉल हुआ है, हैव पोस्ट वाइल पोस्ट। और ये आपकी फाइल, और इसमें अकेली इमेज को शो करने के लिए अलग से हैं पेज की। जिस तरह मैं आपसे कह रहा था, एक हमने जो अपनी प्रेजेंटेशन में शामिल की थी वो single.php की फ़ाइल थी। तो सिंगल तो वैसे नाम भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, कुछ लोगों को शायद ये इंटरेस्टिंग लगे। तो इसमें देखिए मैंने वहाँ पे भी बताया था कि आप ये यूज़ कर सकते हैं हैव पोस्ट का फंक्शन, और हमने खैर वहाँ पे इसके बगैर ही यूज़ किया था क्योंकि इसको डालना ज़रूरी ही नहीं था। तो और फंक्शंस भी काफ़ी सारे वर्डप्रेस के हैं, और ये कोड देखिए आप सेम इधर भी यूज़ हुआ है जो कि हमने वहाँ पे कमेंट बॉक्स के लिए बनाया था। तो इसमें एक और जो फाइल नोटिस करने वाली है वो है page.php। तो इसमें देखिए इसका स्ट्रक्चर और सिंगल जो है फाइल single.php, इसका स्ट्रक्चर काफ़ी मिलता जुलता है। ये इस हवाले से बात कर रहा हूँ, गेट हेडर्स, गेट फुटर, द वाइल हैव पोस्ट, द पोस्ट, और ये चीज़। तो यहाँ पे इन्होंने खैर इसके लिए भी कमेंट्स शो कर रहे हैं। वैसे नॉर्मली कमेंट बॉक्स नहीं होता पेजेस के साथ। तो इसमें अगर आपकी लैंग्वेज राइट टू लेफ़्ट है तो उसके लिए थीम इन्होंने अलग से ही बनाई है। तो ये ऑटोमेटिकली फिर ये थीम अप्लाई होगी अगर आपकी जो लैंग्वेज है जो आप सेलेक्ट करते हैं जब इंस्टॉलेशन ऑफ वर्डप्रेस की कर रहे हैं। जैसे उर्दू में भी आपको पता है कि वर्डप्रेस इंस्टॉल हो सकती है। तो ये हमने एक इनकी वर्डप्रेस की अपनी डिफ़ॉल्ट थीम को भी कवर कर लिया है। तो मकसद हमारा यही था कि लर्निंग हो, थीम मेकिंग बेसिक्स है ये, और इतनी मुश्किल भी नहीं है। और आप अगर देखें तो प्रोग्रामिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड है। हर साल आप देखते हैं कि आर्टिकल्स आते रहते हैं, रिव्यूज़ आते हैं कि डिमांड बढ़ रही है। लोग चाहते हैं प्रोग्रामिंग सीखना, तो आपको कोड में घुसना पड़ेगा, तो उसके साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। अपनी डिबगिंग स्किल जो है उसको अच्छा करें तो आप प्रोग्रामिंग आपकी बेहतर हो सकती है। तो यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को क्लोज़ करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।